आई थिंक स्टार्टेड ना, मैसेज मिला होगा रिकॉर्डिंग का। है सर। ओके सर, ओके सर, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो देखो सर, स्टॉक मार्केट इक्विटी डेरिवेटिव क्लास इस हफ्ते में तो ऑलमोस्ट हो ही नहीं पाया। पता नहीं सर, ये बीच बीच में क्या हो जाता है। ऊपर से मेरा नानी का थोड़ा सा तबीयत, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा खराब है, हॉस्पिटलाइज्ड है। सब कुछ एक साथ हो गया। ठीक है, चलो वो सब तो जिंदगी का पार्ट है, क्लास तो होता रहेगा। अच्छा, तो पॉइंट इज दैट कि हम लोग सर इक्विटी डेरिवेटिव का जो एरिया है उसमें थोड़ा सेटलमेंट मैटर के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मैंने मार्केट जो रेगुलर बेसिस में सेटलमेंट वगैरह होता है ना सर, मैंने पूरा प्रोसेस जो होता है, जैसे कि इक्विटी डेरिवेटिव जो सेगमेंट है इसमें भी, इस पे तो सबसे ज्यादा फोकस बोल सकते हो आप। मैंने मार्केट जो डे टू डे बेसिस में रन होता है, कौन चलाता है? ट्रेडर ही चलाता है डे टू डे बेसिस में। तो तो इतना सारा लोग जो मार्केट में अपना फंड लेके आते हैं, पैसा डालते हैं, ट्रेड करते हैं, बाई सेल करते रहते हैं, कभी बाय कभी लॉन्ग पोजीशंस लेना, कभी शॉर्ट पोजीशंस लेना। यू ऑल नो दीज थिंग्स, बट एक लीगल पार्ट है ना सर। जो लोग एग्जाम में बैठोगे उनके लिए एक चीज है कि एक तरफ तो आपको मार्केट को अंदर से समझना है, नॉलेज तो रखना ही है, ताकि एज एन एडवाइजर आप काम कर पाओ, एज ए डीलर आप काम कर पाओ, एज ए अगर आप फ्रेंचाइजी लेके खुद का भी स्टार्ट करना चाहते हो तब भी अच्छा मौका बन जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। जो लोग सेबी के एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हो, एनआईएसएम के लिए, तो उनको थियोरेटिकल लीगल क्वेश्चन आंसर का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इस जो ये जो टॉपिक है, थोड़ा मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल ज्यादा है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर बेस करके ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो कवर करता है। चलो, मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल डिस्कशंस भी करूंगा, और लास्ट कुछ दिन क्लास हो नहीं पाया तो कोई बात नहीं सर, हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक क्या पहुंच पाते हैं। जैसे कि करेंटली जिस एरिया को कवर कर रहे हैं, अगर मैं एज पर सिलेबस बात करूं, 2 मिनट, तो एज पर सिलेबस अगर देखा जाए इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर से, तो हम लोग शायद यही यहाँ पर घूम रहे हैं। यू आर करेंटली इन दिस एरिया। कहाँ चला गया सर? इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। मतलब इन सिंपल कहा जाए तो ये कौन होते हैं बैकग्राउंड में, जो पूरा मार्केट को रेगुलर बेसिस में क्लाइंट के लिए एक क्रिस्टल क्लियर एरिया बना के रखता है, और सेटलमेंट प्रोसेस बैकग्राउंड में चुपचाप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन होते हैं? जैसे कि क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं, क्लियरिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, सेटलमेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का भी एरिया है। ठीक है, और ये मार्किंग एंड मार्क टू मार्केट। ठीक है, ये लास्ट दिन में थोड़ा फ्यूचर को लेके डिस्कस कर रहा था। ठीक है, कि आखिर ओवरऑल कैलकुलेशंस का एरिया क्या है। तो आज मैं वहीं से वापस कंटिन्यू करूंगा, बट आज थोड़ा थ्योरेटिकल बात भी करूंगा आपके साथ। बट बिफोर मूविंग, थोड़ा फार्दर मूव करने से पहले, डेरिवेटिव रिलेटेड आजकल कुछ ज्यादा ही चेतावनी चल रहा है सर। चेतावनी मैंने मार्केट हमेशा बता रहा है कि डेरिवेटिव मार्केट का जो ट्रेडर का परफॉर्मेंस है सर, वो कुछ अच्छा नहीं है। आप लोगों को भी खबर होगा, जैसे मेरे पास खबर है, आप लोगों के पास भी खबर होगा, कि डेरिवेटिव सेगमेंट में जो ट्रेडर मार्केट में आ रहे हैं सर, 2020 में जब कोरोना हुआ था, उसके बाद से डीमैट अकाउंट होल्डर तो एकदम स्काई रॉकेटिंग हिसाब से बढ़ा होगा। क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो सर? कोरोना के बाद से, आफ्टर कोरोना, स्पेशली आफ्टर कोरोना, मैंने आई थिंक मल्टीफोल्डेड ग्रोथ मिला होगा डीमैट अकाउंट होल्डिंग में। अरे, क्या कहते हो? ये सर, नो? यस सर। है ना? लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने मार्केट में आया, क्या उस हिसाब से लोगों का परफॉर्मेंसेस है? मतलब देखो सर, सभी कोई आया है मार्केट में पैर जमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप लोग भी आगे जाके मार्केट में एज एन एक्सपर्ट काम करोगे, या फिर खुद के लिए भी अपना पैसा बढ़ाओगे, जो करना है आपका, सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, आइडियोलॉजी है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा।
लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट सच में परफॉर्म कर पा रहे हैं? अच्छा, मार्केट किससे बनता है? जो लोग मार्केट में प्लेयर्स हैं उससे बनता है। प्लेयर कौन? जो आ रहे हैं सर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, है ना? तो क्या ट्रेडिंग प्लेयर सच में परफॉर्म कर पा रहे हैं? द बिग आंसर इज नो, नहीं कर पा रहे। तभी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से सेबी ने नोटिस जारी किया, जो मैं कुछ दिन पहले दिखा भी रहा था आप लोगों को स्क्रीनशॉट से, कि सेबी ने नोटिस जारी किया कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में चले जा रहे हैं सर। वो भी एनुअली देखा जाए तो 50,000 से ज्यादा लॉस खा रहा है। सर, पढ़ाओगे कि डराओगे? नहीं सर, मैं डराने का बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट है, जानना चाहिए ना। डरने वाला क्या है? अभी तो मार्केट बच्चा है, मतलब इंडियन मार्केट अभी बहुत सारा चीज बाकी है। लेकिन अगर शुरू में ही ऐसा लड़खड़ाएगा तो फिर मार्केट ग्रो कैसे करेगा? कोरोना का जो एक छोटा सा टाइम पीरियड था, उसमें लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो सबने सोचा कुछ नहीं तो चलो मार्केट ही सही। बैठे बैठे यूट्यूब देखा, अर्निंग करने का जरिया देखा, तो स्टॉक मार्केट वन ऑफ द टॉप में मिला। तो काफी सारे लोग बोले चलो भाई कुछ नहीं तो इसी को अपना जिंदगी बना लेंगे। और अभी भी काफी सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं। सोचना चाहिए, सोचने में कोई बुराई नहीं है। बट आपको एक और एक फैक्ट बताता हूँ, मैं अचानक से ये बात क्यों स्टार्ट किया। आप लोगों को पता है अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग चल रहा है इंडिविजुअल लेवल पर। हाँ, मतलब ये 31 जुलाई लास्ट डेट है ना? खबर तो होगा, ये खबर भी है आप लोगों के पास? हेलो? अरे बोलो सर, हाँ या ना? अरे, इंडिविजुअल लेवल में रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट चल रहा है ना, ये मतलब लास्ट मंथ चल रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है। खबर है कि नहीं सर, बोलो। हाँ सर। है ना? अब इसमें क्या है, एक एक चार्टर्ड अकाउंट, आई थिंक आप लोगों ने भी शायद ये ट्विटर मैसेज देखा होगा। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मेरे साथ देख लो। चाह रहा हूँ इक्विटी सेगमेंट में चक्कर क्या है। अब देखो सर, मैं ना हर बात बताता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है मैं बताऊंगा। जैसे ये न्यूज़ आपका न्यूज़, ये एक प्लेटफॉर्म है, वहीं से खबर मिल रहा था। आई थिंक इंडिया टुडे का होगा या बिजनेस टाइम्स का। तो खबर कुछ ऐसा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ट्वीट किया कि उनका कुछ क्लाइंट है जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है, उनका कुछ क्लाइंट है, सैलरीड क्लाइंट है, ठीक है, सैलरीड होल्डर। तो उनका रिटर्न फाइलिंग किया उन्होंने, ठीक है, तो काफी लोगों का किया। तो उनमें से एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर सबके सामने एक शेयर किया कि ऐसे बोलते कि ही शुड फोकस ऑन हिज जॉब, एडवाइस नेटिजन्स एज सीए, his client filed ITR with rupees 12 lakh salary, rupees 14 lakh future and option loss। कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एनुअल सैलरी 12 लाख है और 14 लाख का फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस खाया है बंदा। एडजस्ट हो गुड पाएगा मॉर्निंग क्या? सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सोमपल। सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या एडजस्ट हो पाएगा? मतलब क्या सैलरी इनकम के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉस एडजस्ट हो सकता है? जो लोग इनकम टैक्स স্যার जानते हो। हाँ बोल पीयूष बोल। মার্কেট লস তো অ্যাডজাস্ট তো হয় মানে একবারে হবে না কিন্তু মানে ইয়ারলি ইয়ার মানে পরপর অ্যাডজাস্ট করা नहीं, যায় नहीं होगा सर, सैलरी के साथ तो तो बिल्कुल नहीं सैलरी होगा। का হবে না না, ওর স্যালারি সঙ্গেই ওর হবে শুধু লং বিজনেসটা টার্মের সঙ্গে শর্ট টার্ম লং টার্ম, আর শর্ট টার্মের ক্ষেত্রে লং टार्मेर यस थ्रू सर, वो बस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ कर सकता है, लेकिन सैलरी के साथ तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाएगा। कोई एडजस्टमेंट का जगह नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा टैक्सेशन का अलग एक चैप्टर आता है, उसमें पूरा डिटेल्स पढ़ाया जाता है कि आखिर किसके साथ क्या एडजस्टमेंट। और इवन एनआईएसएम का भी एक सीरीज आ गया है, हम लोगों को खबर दे दूं कि एनआईएसएम का भी एक सीरीज आ गया है टैक्सेशन के ऊपर, ठीक है। चलो मैं ठीक है, अब आप लोगों को अभी डाइवर्ट नहीं करना चाहता। बट क्या है ना, इक्विटी डेरिवेटिव बोले कि इतना बड़ा बात है, और अगर आप लोगों को ये बात पता ना चले, इसका गहराई ना समझ में आए, तो फिर बात अच्छा नहीं होगा सर। तो जैसे कि खबर कुछ ऐसा है, और ये एक केस नहीं है सर, ये 99% केस है। दिस इज नॉट द वन केस, दिस इज द 99% केस। चक्कर ये है कि 12 लाख सैलरी है, 14 लाख फ्यूचर एंड ऑप्शंस लॉस है, एडजस्टमेंट का तो कोई जगह ही नहीं है सैलरी के साथ। तो सीए ने ट्वीट करके
अपने क्लाइंट को, देखो सर, वो एज ए सीए अपने क्लाइंट को अच्छा ही बोलेगा, मतलब अच्छा सजेस्ट करेगा कि भाई अगर समझ में नहीं आता है तो पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो, सिंपल सी बात है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। जैसे किसी ने पूछा था कैन वी ऑफसेट फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉस अगेंस्ट सैलरी इनकम। तो सीए का नाम है सीए नीलिशा मंत्री, इन्होंने जवाब दिया नो। ठीक है, ठीक है। ये देखो ट्वीट कुछ ऐसा था, ट्वीट कुछ ऐसा था, you filed a salaried ITR with 12 lakh salary and 14 lakh loss in future and options. Hope people realize that future and option trading and doing job simultaneously is not everyone's cup of tea. सर बात सुनने में थोड़ा सा डिमोरलाइज लगेगा, बट मैंने भी ना काफी देर तक सोचा कि भाई एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड ने अचानक से ऐसा बात क्यों कर दिया, ऐसा ट्वीट क्यों कर दिया। तो फिर मुझे भी कुछ ऐसे रियलाइज होता है कि पैसा है, सबका पैसा कीमती है, लेकिन जिनका हार्ड अर्न मनी होता है ना सर, उनको थोड़ा सा सोचना ही चाहिए और समय मैनेज करना चाहिए। जैसे कि इन्होंने एक बात कहा ना कि नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, मतलब आप दिन में 12 घंटा या 10 घंटा 10 आवर्स आप ड्यूटी करते हो, अपना जॉब करते हो, और साथ में आपको डेरिवेटिव में इक्विटी डेरिवेटिव में भी कमाना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इनकम करना है। तो दोनों को एक साथ मेंटेन करना, ऊपर से आपका सैलरी का पैसा आप वहां पर लगा रहे हो, आप सोच रहे हो और ज्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन ठीक है पैसा जरूर बन सकता है, लेकिन फोकस का क्या। इट्स अ बिग डील जो जिसके बारे में एक्चुअली ये प्रैक्टिसिंग से ये बात उठा रहे हैं। ठीक है। अभी कोई रिप्लाई दे रहा है चलो अब वो कभी फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सीए ने सजेस्ट किया होगा तो फिर नहीं करेगा। सर बात करना या ना करने का नहीं है, यहाँ पर सीए का मेन एरिया, सब बात का फोकस एरिया समझना चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हो उसको फोकस करके करो। बिना फोकस करके, बिना सीखे, बिना सोचे समझे अगर कोई भी इस तरह का करेगा तो वो तो फंसेगा। और इसलिए ये इन्होंने ये ट्वीट किया बिकॉज ये देखा गया है सर, ये देखो, ये डेटा है, ये डेटा है सेबी का। तभी बार बार आप देखोगे कि हर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म मैसेज दे रहा है। मेरे को तो दो ब्रोकिंग ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म मेरे मेरे पास 3-4 है सर डीमैट, तो उनमें से मैं देखा कि 2 जगह में तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई ऐसा ही मैसेज दे रहा है। आई होप आप लोग भी ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। 99% salaried income tax filers who are also dealing in F&O derivative shares, बात को ध्यान से सुनना, 99% salaried income tax filers जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, मैंने ऐसा नहीं कि हर कोई सैलरीड बंदा करते हैं, जितना सैलरीड बंदा स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनमें से 99%, मतलब 100 में से 99 दो सैलरीड पर्सन who also trade or deal in F&O segment, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 99% of salaried income tax filers who are also dealing in F&O derivative shares trading have reported and made losses. Salaried make losses in future and options, invest so much time and effort in trading, and at the same time may not be able to give 100% to their job. Salaried should invest time in developing their core skills to increase their primary salary income and target passive secondary steady income from rent, mutual fund, etc. in the long run. ठीक है, इन्होंने बताया। So basically इसलिए बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग समय को मैनेज नहीं कर पा रहे। सो सुनने में नेगेटिव सा लग रहा होगा, बट इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। ठीक है कि सर ये तो डिमोटिवेट कर रहा है मार्केट को, नहीं सर, मार्केट को डिमोटिवेट कहाँ कर रहा है, रियल मोटिवेशन ही दे रहा है, जेन्युइन बात कर रहा है। क्योंकि अगर लगातार धड़ाधड़ लॉस खाता जाएगा फिर मार्केट में क्या परसेप्शन बनेगा, जिस तरह का हालत हो रहा है कि भाई मार्केट पूरा बेकार का जगह है, मार्केट में जाओगे तो सब लूट के आओगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ रहा है। तो फिर और ज्यादातर लोग देखना सैलरीड लोग ही ये सब काना फूसी करके ना मार्केट में फैला देगा। ठीक है, तो चक्कर यही है कि वो पूरा फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये एक स्किल्स है जिसको समय देके जनरेट करना चाहिए। तो बेसिकली यही सेबी का जो रिसेंट डेटा है तो वही पब्लिश हुआ था, किसी ने ट्वीट भी किया था, और रिटर्न फाइलिंग का भी टाइम चल रहा है, तो इसीलिए मैं अभी आपके साथ थोड़ा शेयर कर दिया। सेबी का रिसेंट एनालिसिस बता रहा है सर
The number of individual traders in the equity and future and option segments jumped 500% in financial year 22. माने 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 500% डेरिवेटिव सेगमेंट्स में इंडिविजुअल ट्रेडर ने जंप किया। माने पहले इतना अकाउंट नहीं होता था जो कि 21-22 में जंप किया है when compared to financial year 19-20 और 18-19। ठीक है, पहले 7 लाख समथिंग ट्रेडर था मार्केट में, अभी 45 लाख ट्रेडर हो गया मार्केट में। 7 लाख से 45 लाख, 45 लाख। मैंने 19-20 से 19-20 से 21-22 के बीच में मार्केट में नंबर ऑफ ट्रेडर का ग्रोथ बढ़ा है सर, बहुत आया, 500%। बट सर एक चीज सीख लेने वाला बात है, इससे सीखना चाहिए ना, स्मार्ट बंदा बनना चाहिए सर। दूसरों के गलती से जो बंदा सीख जाए ना उसे स्मार्ट कहते हैं, और जो अपने गलती से ही सीखेगा उसे बोका कहते हैं। हाँ और जो अपने गलती से भी ना सीखे उसे मूर्ख कहते हैं। ये फर्क होता है सर, ठीक है। स्मार्ट बंदा मैंने जो दूसरे को गलती करते देखे और अपना गलती सुधार ले, और जो 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 सोचेगा नहीं नहीं ठीक है जब मेरा बारी आएगा तब देखा जाएगा, तो वो खुद गलती करेगा खुद सीखेगा। ऐसे लोगों को बोका बंदा कहते हैं, बोका। ठीक है, अगर चालाक होता या स्मार्ट होता तो शायद पहले ही ना करता, लेकिन हाँ वो सुधरेगा, समय लेके सुधरेगा। और एक तीसरा टाइप का बंदा जिनका क्या है कि वो गलती भी करे, मतलब गलत भी करेगा और उससे सीखेगा भी नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको मूर्ख ही ना बोलेंगे, है ना। तो वही बात है, 9 out of 10 individual traders in the equity future and options incurred net losses during the both the years 19 में भी as well as 22 में, and 98% of the individual trader in the equity future segment traded in options during 22। मतलब जितना टोटल ट्रेडर ने मार्केट में आया उसमें से 98% ट्रेडर सैलरीड बंदा स्पेशली जो ऑप्शन में ट्रेड किया है, मतलब हार्डली 1 या 2% फ्यूचर में किया होगा। ज्यादातर लोग तो फ्यूचर में रिस्क लेना ही नहीं चाहता है, उसका 2-3 रीजंस है। ऑप्शंस में आपको कम मार्जिन में जगह जो मिल जाता है, लेकिन ये हकीकत है जो हुआ है लास्ट 2 साल में, वही मैं आपको बताया। आप देखोगे कि आसपास में बहुत लोग ना उड़ते हैं, ठीक है, उड़ता ही फिरूं आसमान में, ऐसा एक गाना है ना सर। तो लोग उड़ते हैं ना, लोगों का उड़ना देखो, बट उनका उड़ने को देख के ना जेलस भी मत फीलो, और खुद भी वैसा उड़ने वाला सोच मत रखो। ग्राउंड में पैर रख के उड़ो क्योंकि लैंड तो करना है। ऑन एवरेज लॉस मेकर्स रजिस्टर नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000। जो लॉस कर रहे हैं अप्रोक्स 50,000 के आसपास लॉस कर रहे हैं, जैसे 21-22 का डेटा है। An average absolute net loss of a loss maker was 15 times of the net profit made by profit maker। ये सेबी का डेटा है, और ये सारा खेल पता चल गया कब, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है उसके हिसाब से डेटा जब भी आ रहा है सैलरी 8% का, सारा बात सामने सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, और आएगा ही सही, क्योंकि ये सब बात छुपने का थोड़ी है, ये सब बात छुपने का नहीं है। तो हो सकता है कि हजारों लोग आपको दिखेगा ऐसा कि भाई वो बहुत मतलब ये कर रहा है वो कर रहा है। जो पॉजिटिव बंदा होगा ना वो आपको सही सीख दे के जाएगा, लेकिन वो उड़ने वाला लोगों से थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है, और ट्रैप में मत पड़ जाना। चलो कोई बात नहीं, एक अपडेट था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, ऐसा नेगेटिव बातें करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है सर? मकसद तो एक ही है, क्या आप इतना समझ पा रहे हो सर कि मार्केट अभी कितना खाली है? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना, मार्केट बहुत ये हो गया वो हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा, लोग थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन आप देखो, इतना बातें होके, इतना यूट्यूब, इतना ये इतना वो होके भी देखो ये हालत है। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? मैं आप लोगों को डिमोरलाइज तो नहीं कर रहा हूँ ना, कि सर आप डरा रहे हो, ऐसा लग रहा है क्या? प्लीज टेल मी। अरे नहीं मैं डरा नहीं रहा हूँ,
मुझे डराने का बिल्कुल इच्छा नहीं है सर, क्यों डराऊं मैं? দাদা लेकिन हाँ बोल। বলছি কি যে ফিউচার অপশন হোক আর অপশন মানে যাই হোক, এটাই সব মানে যেটা প্রবলেমটা যেটা হয় দেখেছি, মানে গ্রিডনেসটা চলে আসে ওই স্ট্র্যাটেজি গুলো কেউ ফলো করতে চায় না। আমি নিজেও করেছি তো, মানে ওই লসটা না নিতে খারাপ লাগে, লস করবো না, দেখছি মার্কেট উঠছে তাহলে আমি ওই স্ট্র্যাটেজি ফলো করার দরকার নেই, এরকম ব্যাপার চলে আসে। ওই গ্রিডনেসটাই মানে মেন বাধা আমার যা মনে হয়। एग्जैक्टली तो एकदम ठीक कदम बोले थे विश्व, एकदम सही बात पकड़ लिया कि कोई स्ट्रेटेजी बिल्ड करना ही नहीं चाहता है, सबको ज्यादा चाहिए, कोई अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाता। और ये स्ट्रेटेजी जो मैं ऑलरेडी कुछ दिन पहले तक स्टार्ट किया, जिसका अभी बहुत सारा चीज कराना बाकी है। स्ट्रेटेजी बना के चलने से तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये जितना सारा आप हालत देख रहे हो ना मार्केट में, मतलब 99% नहीं करते हैं। इनको स्ट्रेटेजी से एलर्जी है, या तो जानते नहीं है, या तो अगर कोई बता भी देना तो उनको लगता है कि भाई फालतू का दिमाग खा रहा है। ऐसा ही सोच है सबका, फालतू का दिमाग खा रहा है। भाई मेरे पास इतना पैसा है तो मैं इधर लगा दूंगा, मैं उधर लगा दूंगा, मैं क्यों स्ट्रेटेजी बना के अपना लॉस को प्रॉफिट को कम करूं? मैं रातों रात अंबानी को खरीद सकता हूँ, ये बंदा तो मेरे को रोडपति बनने का बात कर रहा है। तो ये चक्कर है। सही बोला विश्व, तूने एकदम सही बोला कि कोई स्ट्रेटेजी फॉलो ही नहीं करना चाहता। ये जो स्ट्रेटेजी से जिस तरह का रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, वो रिस्क मैनेज करके भी ना, वो रिस्क मैनेज करके भी आपका कम से कम ऑन एन एवरेज देखा जाए तो डेली 2-3% प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा डेली 2% तो मैं बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करके डेली 1% भी प्रॉफिट करता है, वो भी 30 दिन में 30% होता है। अगर 30% ना भी हो जाए, 15% भी हो जाए, तो कौन सा ऐसा बैंक है जो आपको 15% रिटर्न देता होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ बोल। বছরে 252%। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई डेली 1% भी प्रॉफिट कर ले तो भी कौन सी खराब चीज है। लेकिन फिर भी ग्रीडीनेस, इतना भयंकर ग्रीडीनेस कि लोग ना तो कुछ पढ़ना चाहता है, ना तो जानना चाहता है। अगर जान भी गया तो फिर विश्वास नहीं करना चाहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत खाली है सर, मतलब खोखला है अभी भी मार्केट, वो अभी भी भरना नहीं चाह रहा है। इसलिए मार्केट के बारे में अपना परसेप्शन को जितना है उतना रखो। जरूरत से ज्यादा परसेप्शन भी अच्छा नहीं है, और जरूरत से कम परसेप्शन भी खराब नहीं है। मतलब वो अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड एक होता है ना सर, या तो ज्यादा ओवर वैल्यूड भी ना सोचे, ज्यादा अंडर वैल्यूड भी ना करे, जो है वो सोचे। और ये सब फैक्ट इसलिए बताना जरूरी है। किसी को लगता है सर ये तो नेगेटिव बातें हैं, आप हम लोग ट्रेडर बनने आए हैं और आप हमें यहाँ से डरा रहे हो कि 99% फेल हुआ है। एक चिंता का बात है सर, सैलरी लोगों के पास पैसा का क्या है ना, एक रेगुलर फ्लो होता है जो सबके पास नहीं होता है ना, सबके पास नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है सर, अगर सैलरीड बंदा मार्केट से डिमोटिवेट हो जाएगा तो फिर सर आप चिंता ना करो, मार्केट अपने आप को बैलेंस कर लेगा। और ऐसा नहीं कि जो लोग लॉस खा रहे हैं वो नहीं आएगा, वो वापस आएगा। लेकिन वही चीज देखना है कि वो गलती से सीख के आएगा, कि आके वापस दोबारा गलती करेगा और बाकी सैलरी लोगों को भी ज्ञान बांटेगा कि भाई मत आना। अब ये तो और समय बताएगा, अभी तो कुछ नहीं है सर। अभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मार्केट कुछ नहीं है, बहुत खेल बाकी है। अच्छा तो चलो मैं आप लोगों को ना बता दिया, बहुत सारा ज्ञान हो गया। ये वाला पॉइंट जो थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, ये इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो जैसे कि मैं लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि ये जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का जो प्रोसेस है, ये कौन है, कैसे काम करता है, मार्क टू मार्केट या मार्जिन का क्या खेल चलता है ना, जो आप लोगों को मैंने फ्यूचर के हिसाब से थोड़ा बताया था ना, फ्यूचर मार्केट के हिसाब से कि कैसे कैलकुलेशंस होता है, मार्जिन क्यों चार्ज किया जाता है, ठीक है, मार्जिन चार्ज करने के पीछे का क्या ये है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस हुआ था, बट लास्ट क्लास मैंने थोड़ा सा रिविजनरी पर्पस पे डिस्कस किया था। ठीक है, जो ये मैंने एक बार फ्यूचर के क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा, और फिर बाद में मैं वापस करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक कल लास्ट क्लास जो हुआ था इससे पहले, वहां पर भी मैंने करके रखा था कि आखिर ये जो सेटलमेंट प्रोसेस चलता है, ये जो मार्क टू मार्केट मार्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे बिल्ड होता है और क्यों बिल्ड होता है। अब द बिग क्वेश्चन इज
कि सर थ्योरेटिकली कुछ बातें हैं, जैसे कि ये पूरा मार्केट का जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम है, ये चलाने वाला बंदा कौन, इसको बोलते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज, बीएसई और एनएसई। ठीक है, मैं एनएसई का ही नाम लूंगा अभी, क्योंकि ये सब ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन तो एनएसई ही करता है ना। इवन अगर आप ये क्लियरिंग सेटलमेंट के बारे में एनएसई के साइड में जाओगे ना, तो वहां पर भी आपको काफी अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं तो आप लोगों को बोलूंगा कि आप एनएसई के साइड में जाके भी ना क्लियरिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज गैदर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप लिखोगे क्लियरिंग मेंबर्स ऑफ एनएसई, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, गूगल करो, ठीक है, तो भी आपको ना एकदम डायरेक्टली ये लोग आपको एनएसई का साइट का ही अंदर लेके चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर काफी अच्छे से एनएसई ने ना डिटेल्स देके रखा है कि कौन है क्लियरिंग मेंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी मैं आपको एनआईएसएम के नोट से बता रहा हूँ, वहां पर आप एनएसई के साइट से भी देख सकते हो। The clearing corporations is responsible for clearing and settlement of all trades executed on FNO segment of the exchange. FNO माने future and options. Clearing corporation act as a legal counterparty. कौन है सर? Legal counterparty to all trades on this segment and also guarantees their financial settlement. अगर मैं इस मैटर को एनएसई के साइट के अंदर जाऊं और आपको अगर जस्ट एक छोटा सा दिखाऊं, ऐसे तो आप लोग जानते हो सर कि हम लोग जब अपना ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उसके थ्रू से किस तरह से फ्यूचर या ऑप्शंस बाय या सेल कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल, आज के डेट में आप लोगों को पता है। और अगर प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप लोगों ने सुना होगा, वहां पर भी आप लोगों को पता होगा और आप लोग जानते हो। काफी सारे लोग ट्रेड करते भी हैं, मुझे पता है, और उसमें और मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एनएसई के साइड में लेके जाता हूँ। यहाँ पर जाके आप देखो कितना सारा अलग अलग प्रोडक्ट में एनएसई काम करता है। ये सब प्रोडक्ट ही बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। जैसे एनएसई का यहाँ इंडिसेस दिख रहा है, इक्विटीज दिख रहा है, डेरिवेटिव दिख रहा है, रेफरेंस रेट्स है, मार्केट टर्नओवर है, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग है। मैं एक काम करता हूँ, डेरिवेटिव में क्लिक करता हूँ। ठीक है, इक्विटी मैंने सिर्फ स्पॉट मार्केट का बात हो जाएगा। ठीक है, जहां पर सिर्फ स्टॉक का इंडिविजुअल लेवल में, मतलब स्पॉट मार्केट में जो इक्विटीज काम करता है ना, उनके बारे में बातचीत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको और डिटेल्स में जाना है तो आपको क्या करना होगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट और कुछ भी नहीं, जो प्रेजेंट मार्केट के ऊपर बेस करके एक अलग प्रोडक्ट डेवलप किया गया है मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी चलाने के लिए, जिसे डेरिवेटिव कहते हैं। तो डेरिवेटिव का क्या है, एक अंडरलाइंग होता है। फ्यूचर के क्लास में ये सब चीज आप लोगों को पहले भी पता है कि अंडरलाइंग माने किसी भी चीज का एक क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे आपका खुद का भी एक अंडरलाइंग एसेट्स है। जैसे आप अपने आप में एक अंडरलाइंग एसेट्स हो, और आप जो कुछ भी करते हो अपने फ्यूचर में, ठीक है, आप जो कुछ भी करोगे अपने फ्यूचर में या कर सकते हो अपने फ्यूचर में, दैट इज योर डेरिवेटिव। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, सोचो तो समझ में आ जाएगा। आप खुद अपना अंडरलाइंग हो, जैसे निफ्टी अपने आप में एक अंडरलाइंग है, निफ्टी 50, और उसके बेसिस में निफ्टी का फ्यूचर उसका डेरिवेटिव है। निफ्टी का फ्यूचर उसका डेरिवेटिव है, निफ्टी का अलग अलग ऑप्शंस उसका डेरिवेटिव है। सिमिलरली एक इंसान भी अपने आप में अंडरलाइंग है। वो बंदा अपने दम पे फ्यूचर में, হ্যালো পূর্বা কিছু বলছেন কি? अच्छा ओके, কোনো কারণে अनम्यूट हो गया। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जैसे ही मैंने डेरिवेटिव में क्लिक किया, आप देख सकते हैं डेरिवेटिव का जो अलग अलग पार्ट है, इसमें आपको इक्विटी डेरिवेटिव दिख रहा है, करेंसी, कमोडिटी, इंटरेस्ट, ये तीनों भी एनआईएसएम का एक अनदर 3 इंपॉर्टेंट पिलर मान सकते हो आप। इक्विटी तो सबसे पॉपुलर है ही, बट करेंसी, कमोडिटी एंड इंटरेस्ट रेट, ये 3 के ऊपर भी अलग से पढ़ाई होता है, और इसके ऊपर भी मार्केट में अलग एक्सपर्ट का जरूरत पड़ता है। फिलहाल आप उसको स्किप करो, ठीक है, एक साथ सब खिचड़ी पक जाएगा। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट बहुत बड़ा है। डेरिवेटिव के अंदर कितना अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं आप, एक तो फ्यूचर में, दूसरा ऑप्शंस में। फ्यूचर के अंदर तो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी मिड कैप है, ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स भी है इंडिविजुअल लेवल पे, उसका भी यहाँ पर क्लिक करोगे ना पूरा डेटा आ जाएगा।
निफ्टी 50 का ऑप्शन है, निफ्टी बैंक ऑप्शन है, निफ्टी फाइनेंशियल्स का है, निफ्टी मिड कैप का है, स्टॉक ऑप्शंस में भी अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेगा। जितना सारा कंपनीज मोटा मोटी मार्केट में लिस्टेड है, बहुत सारे कंपनी ही अपने आप को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील कराते हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? सर क्वेश्चन यही है कि आज अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आ जाए या फिर कोई पर्टिकुलर निफ्टी का ट्रेडिंग करना है, तो आप क्या करते हो? अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में जाते हो, वहां पर जाके आपको जिसको भी ट्रेड करना है, मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लूंगा, तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ निफ्टी, कोई भी एक मेरे पास एक ऑप्शन का डेटा मिल रहा है, निफ्टी अगस्त ऑप्शंस, ठीक है, या निफ्टी अगस्त 17,200 ऑप्शंस। तो ये सब क्या है? डेरिवेटिव है। या फिर अगर मुझे फ्यूचर चाहिए तो मैं यहाँ पर निफ्टी अगस्त फ्यूचर बाय या सेल के लिए जा सकता हूँ। सो पॉइंट इज कि जब भी कोई बाय कर रहा होगा या कोई सेल कर रहा होगा, ठीक है सर, कोई भी चीज आगे कर सकते हो आप। बाय भी पहले किया जा सकता है, सेल भी पहले किया जा सकता है। अगर पहले सेल हो तो बाय बाद में होगा, इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और पहले बाई हो और बाद में सेल हो, जो नॉर्मल ऑर्डर के ऊपर बेस करके है, उसे लॉन्ग बोला जाता है। यू ऑल नो दीज थिंग्स, ये सब भी बेसिक्स मैटर है। नाउ फिर से सवाल यही है कि सर इतना सारा खेल जो होता है कि बाई सेल, सेल बाई, ये पूरा खेल का सेटलमेंट का प्रोसेस किसके ऊपर रहेगा? चाहे वो डेरिवेटिव हो या फिर नॉर्मल केस। यहाँ पर तो हम लोग डेरिवेटिव में बात कर रहे हैं, तो चाहे वो डेरिवेटिव हो तो इसमें पूरा खेल को कौन खेलेगा? सर पूरा प्रोसेस को सेटल करेगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर एक लीगल काउंटर पार्टी की तरह काम करता है। Clearing corporations act as a legal counterparty to all trades on this segment and also guarantees their financial settlement. मतलब किसको पाना है और किसको देना है, डेबिट क्रेडिट का जो भी सेटलमेंट प्रोसेस है, वो पूरा खेल ये डिसाइड करेगा। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस कॉम्प्राइजेस 3 मेन एक्टिविटीज। एक होता है क्लियरिंग, एक होता है सेटलमेंट और एक होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो 3 एरिया है सर। एक तो क्लियरिंग का एरिया है, दूसरा सेटलमेंट का एरिया है और तीसरा रिस्क मैनेजमेंट का एरिया है। सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना? हेलो, बोलो सर, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। अब जैसे कि मैं लास्ट दिन आप लोगों को समझा रहा था, ये सारा खेल बैकग्राउंड का खेल है, ठीक है। ये हम लोग आंखों देखी तो नहीं देख सकते, क्योंकि सारा खेल कंप्यूटर के बैकग्राउंड में हो जाए, एक्सचेंज के अंदर हो जाता है। एक जमाना था जब फिजिकली सब कुछ होता था, तब स्पॉट में बैठ के भी देखा जा सकता था। आजकल तो फिजिकल कॉन्सेप्ट बंद हो गया है, मतलब वो कॉकपीट में जाके, ठीक है, पीठ में जाके, वो सब तो अभी खेल नहीं है। अच्छा, क्लियरिंग मेंबर, ठीक है, clearing and settlement activities and future and option segments are undertaken by clearing corporations with the help of clearing members and clearing bank. नॉर्मली क्लियरिंग मेंबर में ब्रोकिंग, बड़े बड़े ब्रोकिंग फर्म्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे जीरोधा, आप स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, बड़े बड़े नाम है सर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज। इसके साथ साथ क्लियरिंग बैंक्स भी है, ठीक है। जैसे क्लियरिंग बैंक का भी सब बड़े बड़े बैंक इनके अंदर आ जाते हैं। जैसे अभी आपको मैं बता रहा था ना कि आप अगर एनएसई में ही ये देखो, एनएसई क्लियरिंग हैज एम्पैनल 15 क्लियरिंग बैंक्स। 15 क्लियरिंग बैंक को एनएसई ने एम्पैनल किया है, जिसमें कि एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, कनारा बैंक है, सिटी बैंक है, हांगकांग संघाई मतलब एचएसबीसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, आईडीबीआई है, इंडस इंड है, जेपी मॉर्गन है, ठीक है, एक्सेट्रा। आप यहाँ पर और भी जाके अंदर जाके चेक कर सकते हैं। तो क्लियरिंग बैंक के ऊपर भी एक पूरा डिटेल्स देके रखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, येस बैंक भी है। तो 15 बैंक को यहाँ ने सेटलमेंट मतलब यूज किया गया। एवरी क्लियरिंग मेंबर is required to maintain and operate clearing accounts with any of the empaneled clearing banks. कहीं से भी पढ़ो, बात एक ही है। क्या लिखता है? क्लियरिंग बैंक का क्या काम है कि क्लियरिंग मेंबर जो होगा उनको क्लियरिंग बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। Every clearing member is required to maintain and operate clearing accounts with any of the empaneled clearing banks at the designated
क्लियरिंग बैंक ब्रांचेस, जहां पर बोलेगा द क्लियरिंग अकाउंट्स आर टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस, और वो जो अकाउंट होगा वो एकदम क्लियरली सेटलमेंट के ऊपर बेस करके ही वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस को मेंटेन किया जाएगा। उस अकाउंट में दूसरा एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। जो क्लियरिंग मेंबर होगा they may open their clearing account with any of the empaneled clearing banks for the purpose of settlement of exchange transactions. बड़ा सिंपल बातें हैं। The clearing banks are required to provide the following minimum service as single window to all clearing member of NSE Clearing Limited, known as National Security Clearing Corporation (NSCL), and also to clearing corporations. क्या बता रहा है सर? The clearing banks, ये सब theoretical बातें हैं ना। The clearing banks are required to provide the following minimum services as a single window to all clearing members of NSE. NSE Clearing Limited, formerly known as NSCL, मतलब National Security Clearing Corporation Limited, and also the clearing corporation. जैसे यहाँ पर और भी दिया है सर, branch network in cities that cover bulk of the trading clearing members, high level automation including electronic fund transfer facilities. Facilities like a dedicated branch facility, software to interface the clearing corporation, access to accounts information on a real-time basis, backup procedures of all banks mechanism in all failure to bank system, in case of failure to bank system, value-added service to members such as free of cost fund transfer across centers, providing working capital funds, stock lending facilities, service as a professional clearing member, service as depository participants, other capital market related facilities. इतना सारा काम एक क्लियरिंग बैंक करता है। जैसे ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये कौन है? जैसे हम लोग जो डीमैट अकाउंट मेंटेन करते हैं, किसके पास होता है? डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के लिए दो डिपोजिटरीज है, नाम कोई बताएगा मुझे? आप लोगों को पता है? नो दैट, थैंक यू सर। NSDL एंड CDSL, थैंक यू सर। ठीक है ना, ये दोनों होते हैं डिपोजिटरी। इनके पास ही पूरा जिम्मा होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। ठीक है, पूरा इन्हीं के पास होते हैं कि पूरा डीमैट अकाउंट वगैरह किसका है, क्या है, नहीं है, सब कुछ। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? जिनके थ्रू से हम लोग NSDL CDSL के पास पहुंचते हैं। जैसे कि ब्रोकिंग मेंबर्स, जो ब्रोकिंग फर्म्स होते हैं। अब ब्रोकिंग फर्म कौन है? एक्चुअली वो क्लियरिंग मेंबर है। ठीक है, तो वो उनको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी कहा जाता है। ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा खेल जो भी होगा बैंक के थ्रू से होगा, और इसलिए एक क्लियरिंग बैंक का भी जरूरत पड़ जाता है। ये सब एकदम, हाँ बोलो सर, बोलो। দাদা একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করো, ক্লিয়ারিং মেম্বার আর ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন দুটো মানে আলাদা আলাদা জিনিস। ऑब्वियसली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो पूरा खेल को कंट्रोल करता है। আরে থাকে তো দাদা, हाँ সেটেলমেন্টটা কি? बोल, हाँ এবার বল, কে বিশ্ব কিছু বল रहा है। ক্লিয়ারিং কর্পোরেশনের আন্ডারে এরা কাজ করে মেম্বাররা। एग्जैक्टली कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का अंडर में आता है, और ये जो मेंबर वगैरह है उनके अंदर आता है। जैसे तेरे घर के अंदर तू है, सुमित, तू बड़ा कि तेरा घर बड़ा? हाँ কিন্তু सुमित, আলটিমেটলি লাস্টে बस, পেমেন্টটা যখন হয় তখন हाँ। তখন ওটা মানে কে করে অ্যাকচুয়ালি, মানে ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন না ক্লিয়ারিং মেম্বার? ওহো, ভেতরের কাজগুলো মেম্বাররাই না করবে, কিন্তু নাম কার হবে? কর্পোরেশনের হবে। কর্পোরেশন তো অনেক মানে যে কোশ্চেন গুলো দিয়েছো না, অনেক সময় দেখছি মানে এই জিনিসটা পুরো ভুলিয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ারিং ভুল হচ্ছে এই কারণে তুই কনসেন্ট্রেশন রাখছিস না। আমি দেখছি তো গ্রুপে, আমি কদিন ধরে খেয়াল করছি তুই খুব মানে কোশ্চেন করছিস না, ক্লাসগুলো ভালো করে শুনিস নি, আর যা হোক মানে শুধু মানে যখনই মনে হচ্ছে মাথা খাটাবো না তোর, যা আমি দেখছি মাথাটা যাতে বেশি খাটাতে না হয়, প্রশ্নটা করেই বসি, দেখি কে কি বলে। হ্যাঁ, যদিও সবাই বেশ ধৈর্য ধরেই উত্তর দিচ্ছে দেখছি। হ্যাঁ, কিন্তু একটু পড়, একটু 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 পড়লেই হয়, তুই না মানে সময় দিচ্ছিস না, আর অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিস, যা আমি ফিল করছি। দেখ দেখ, চিন্তা করিস না, তো চিন্তা করিস না, একটু ধৈর্য রাখ, মাথাটা একটু শান্ত কর, তাহলে দেখবি অনেক কোয়েশ্চেনের তো আনসার মানে কি বলবো, অনেক কোয়েশ্চেনের আনসার না মানে বাই ডিফল্টই বোঝা যায় কি ওটা কি হতে পারে। আচ্ছা, তো as you may recollect from our discussion in section 6, there are broadly 3 types of, এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম, মানে लास्ट क्लास इन द सेंस এর আগে আরেকটা থিওরেটিক্যাল চ্যাপ্টার পড়েছিলাম। तो इससे पहले जो थियोरेटिकल चैप्टर हुआ था वहां से भी ये टॉपिक को लाया जा सकता है, जिसमें वहां पर आप लोगों ने सेल्फ क्लियरिंग मेंबर,
ठीक है। द सेल्फ क्लियरिंग मेंबर कौन है? दे क्लियर एंड सेटल ट्रेड एग्जीक्यूटेड बाय देम ओनली। ठीक है, जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर होता है वो सिर्फ अपना पर्टिकुलर जो भी ट्रेडिंग मतलब जो क्लाइंट का डेटा है वही सब कर सकता है, या तो अपने अकाउंट से, ठीक है, या तो ऑन देयर ओन अकाउंट और अकाउंट ऑफ देयर क्लाइंट्स, उसको सेल्फ क्लियरिंग मेंबर बोलते हैं। एक होते हैं ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर, मतलब ट्रेडिंग मेंबर एज वेल एज क्लियरिंग मेंबर, दे क्लियर एंड सेटल देयर ओन ट्रेड्स एज वेल एज ट्रेड ऑफ अदर ट्रेडिंग मेंबर एंड कस्टडियल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, मैंने ये लोग थोड़ा और बड़ा काम करता है। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर सिर्फ अपने बीच में काम कर सकते हैं, जो खुद का और क्लाइंट का ही कर सकते हैं, उसका क्लाइंट का। जो ट्रेडिंग मेंबर होगा वो खुद का भी करेगा और दूसरे ट्रेडिंग मेंबर का भी करेगा, या फिर जो कस्टडियल पार्टिसिपेंट्स है उनका भी कर सकता है। ये सब लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास मैंने इससे लास्ट वीक जो क्लास हुआ था उससे पहले और एक क्लास हुआ था, मैंने चैप्टर जो था वो बेसिकली क्लियरिंग एंड सेटलमेंट चैप्टर था, शायद ट्रेडिंग सिस्टम वाला चैप्टर था, उसमें मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा था। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर दे क्लियर एंड सेटल ट्रेड एग्जीक्यूटेड बाय ट्रेडिंग मेंबर। Now, both trading cum clearing member and professional clearing member are required to bring in additional security deposit. ध्यान से सुनना सर, सब थियोरेटिकल बातें हैं। चाहे ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर हो या प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर हो, जिसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुका है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने एक क्लास डिस्कशंस किए हैं थियोरेटिकली। अगर किसी ने नहीं किया है ना, वो वाला क्लास कर सकते हो सर, उसमें थियोरेटिकल डिस्कशंस करके ये इनका डेफिनेशंस वगैरह थोड़ा सा पढ़ाया गया था। So both trading cum clearing member and professional clearing member are required to bring in additional security deposit in respect of every trading member whose trades they undertake to clear and settle. जिनका ट्रेड वो अंडरटेक करेगा या सेटल करेगा, उनके बिहाफ में भी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लाएगा, माने बेसिकली पैसा जमा करना पड़ता है। तो क्लियरिंग मेंबर हैंडल द सेटलमेंट ऑफ ऑल डील्स एग्जीक्यूटेड बाय ट्रेडिंग through them. Clearing member perform the following important functions. तो देख लो सर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्लियरिंग मेंबर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो क्लियरिंग करते हैं किस चीज का? कंप्यूटिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल हिज ट्रेडिंग मेंबर। सारे के सारे ट्रेडिंग मेंबर का जो डिटेल्स मतलब बाइंग सेलिंग का जो भी डेटा है उसे कंप्यूट कर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, वेट कर दो। एंड डिटरमाइनिंग पोजीशन टू सेटल, और फिर सेटलमेंट पोजीशंस भी सेटअप करना। कैसे होता है आगे दिखाता हूँ। सेटलमेंट, परफॉर्मिंग एक्चुअल सेटलमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, सेटिंग पोजीशन लिमिट बेस्ड ऑन अपफ्रंट डिपॉजिट, एक सर्टेन पैसा जमा करो, मार्जिन फॉर ईच ट्रेडिंग मेंबर एंड मॉनिटरिंग पोजीशंस ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। ये मेनली एक क्लियरिंग मेंबर का काम होता है। क्लियरिंग बैंक के बारे में मैंने अभी आपको बताया, एनएससी के साइट से अभी बताया कि क्लियरिंग बैंक कौन होते हैं और उनके थ्रू से क्या क्या काम हो सकता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सारा डिटेल्स आप एनएससी के साइट से भी पढ़ाई कर सकते हो। क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए आपका एलिजिबिलिटी नॉर्म क्या है, मतलब क्या रूल्स है। नॉर्म माने रूल्स। आपका नेट वर्थ, अगर आप एक क्लियरिंग मेंबर बनना चाहते हो, देखो भाई कोई छोटा मोटा बंदा तो नहीं बन सकता, करोड़पति तो होना पड़ेगा। बिना करोड़पति का क्लियरिंग मेंबर बनना पॉसिबल नहीं है। पैसा वाला बंदा है तभी वो पैसा का काम कर सकता है, नहीं तो क्या है ना, फ्रॉड हो जाएगा। तो नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 300 लाख, मैंने 3 करोड़। ये और भी समय के साथ साथ अपग्रेड होता है और हो रहा है। एनएससी के साइड में आपको और अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। तो क्लियरिंग मेंबर का मिनिमम एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 300 लाख। द नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर ए क्लियरिंग मेंबर हु क्लियर एंड सेटल ओनली डील्स एग्जीक्यूटेड बाय हिम इज ₹100 लाख। ध्यान से सुनना, द नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर ए क्लियरिंग मेंबर हु क्लियर्स एंड सेटल ओनली डील्स एग्जीक्यूटेड बाय हिम इज 100 लाख। तो अगर आपके पास 3 करोड़ का नेट वर्थ हो तभी जाके आप 1 करोड़ का सेटलमेंट कर सकते हैं। ডিপোজিট অফ, হ্যাঁ বলো। বলছি আমার এখানে একটা কোশ্চেন আছে, আমি কোশ্চেনের মধ্যে পেয়েছিলাম যে হুম, আমি যে 100 লাখের কথা বলছো না, হুম 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 হলো ক্লিয়ারিং মেম্বার যে 3টে ভাগ থাকে, প্রফেশনাল থাকে আর একটা নরমাল, যারা হুম। নিজেদের ট্রেডিং করতে মানে মানে একটা
ক্লিয়ারিং মেম্বার যারা হয় নর্মালি, যারা সবচেয়ে নিচু পোস্টে থাকে, যারা নিজেদেরটা করতে পারে, তাদের 100 লাখ হচ্ছে নেট ওয়ার্থ লাগে। আর যারা হচ্ছে ওই প্রফেশনাল ক্লিয়ারিং মেম্বার হয়, তাদের 3 লাখ, মানে 300 300 লাখ লাখ লাগে। 300 লাখ লাগে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ওইটাই তো বলছে এখানে নাকি। হ্যাঁ ওই জিনিসটাই বলছে। আর এর মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে হাই পোস্টে কারা? প্রফেশনাল। প্রফেশনালরা হাইতে থাকে, সবার উপরে ট্রেডিং মেম্বার থাকে, তাদের আন্ডারে প্রফেশনালরা থাকে। এই এই হায়ারার্কিটা আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম। আগের যে ক্লাসটা ছিল সেটাতে আমরা এই জিনিসটা দেখেছিলাম। ট্রেডিং সিস্টেমে এই যে সবার প্রথমে কারা আসছে, ট্রেডিং মেম্বার আসছে, তারপরে ট্রেডিং কাম ক্লিয়ারিং মেম্বার আসছে, মানে এরা অলমোস্ট সেম ক্যাটাগরিতে চলে আসছে। তারপরে প্রফেশনাল ক্লিয়ারিং মেম্বার আসছে, তারপর সেলফ ক্লিয়ারিং মেম্বার আসছে, এবং তারপর পার্টিসিপেন্টস আসছে। তাহলে তো ওই ট্রেডিং কাম ওটা তো আরো উঁচু পোস্টে দেখাচ্ছে। কোনটা? ওই যে দেখো, ট্রেডিং কাম ক্লিয়ারিং মেম্বার যারা আছে, হ্যাঁ তারা তো অবভিয়াসলি, হ্যাঁ অবভিয়াসলি, মানে এরা ক্লিয়ারিং মেম্বারেরও কাজ করছে, এরা ট্রেডিং মেম্বারও আছে। তো এরা অবভিয়াসলি এরা অনেকটা রেসপন্সিবিলিটি পেয়ে গেল না, শুধু ট্রেডিং মেম্বার নয়। মানে এখন ব্যাপারগুলো কি হয়েছে, এখন মডার্ন ডেতে অনেক বেশি ডাইনামিক হয়ে গেছে। মানে আগে প্রথম প্রথম কি ছিল, আগে শুধু ট্রেডিং মেম্বার একজন হতো, ক্লিয়ারিং মেম্বার আলাদা হতো। এখন ব্যাপারটা এরকম করেনি, এখন অনেক ক্ষেত্রে কি করে দিয়েছে যে ট্রেডিং কাম ক্লিয়ারিং মেম্বারকে একই রকম লেভেলে এনে দিচ্ছে। তাহলে বুঝতে এমনি পারলি? নর্মাল এখানে হচ্ছে প্রফেশনালের থেকে ওদের উপরে রাখছে তো। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, মানে ওইভাবেই অ্যাকচুয়ালি মানে সেটেলমেন্ট এগুলো, মানে হায়ারার্কি প্যাটার্নটাকে ওইভাবে বানানো হয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল? হ্যাঁ, জাস্ট একটু আমি গো থ্রু করিয়ে দিচ্ছি। আর কোয়েশ্চেন আনসার গুলো যেগুলো তোদেরকে দেয়া আছে, কোয়েশ্চেন আনসার গুলো গো থ্রু করলে, আর আমি এই যে থিওরিটিক্যাল জিনিসগুলো একটু জাস্ট মানে রিড থ্রু করাচ্ছি, তাহলেই দেখবি জিনিসগুলো আস্তে আস্তে রেডি হয়ে যাবে। তারপর যখন মার্কেটে মাস ছয়েক এক বছর কাজ করবি, দেখবি এই যে মানে এইগুলো তো শেখার মতো সেরকম কিছু না, এটা জাস্ট একটা প্রসেস, ঠিক আছে? এই প্রসেস গুলো দেখতে দেখতেই বুঝতে পারবি কি আচ্ছা ভেতরে কি চলছে। এটাকে মানে বইতে পড়ে ওইভাবে বোঝা যায় না, ঠিক আছে? সত্যি কথা, এটা যেটা ট্রু সেটাই বলবো আমি। এটা অ্যাকচুয়ালি মার্কেট প্র্যাকটিসের উপরে ডিপেন্ড করছে। যখন কেউ কিছুদিন মার্কেটে কাটিয়ে দিচ্ছে, তখন সে অটোমেটিক্যালি বুঝে যাচ্ছে কি আচ্ছা মার্কেটে কি আছে না আছে। এবারে তুই যখন অনেক মনে হচ্ছে বাবারে অনেক কিছু, কিন্তু ব্যাপারটা অত কিছু না। সব পরের পর হায়ারার্কিতে বসে আছে, আর একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে কাজ চলছে। अच्छा, तो क्लियरिंग मेंबर का एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के बारे में एक आइडिया लग गया सर। नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 300 लाख, नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर क्लियरिंग मेंबर हु क्लियर्स एंड सेटल ओनली डील्स एग्जीक्यूटेड बाय हिम 100 lakh, deposit of rupees 50 lakh clearing corporations which form part of the security deposit of the clearing member. Here another एक point sir, deposit of rupees 50 lakh to clearing corporations, मतलब किसके पास जमा करना है सर? क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के पास। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का साइट मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, दिस इज, ये जो कंपनी है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके पास जमा करना है 50 लाख डिपॉजिट, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द क्लियरिंग मेंबर। ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रहेगा, जो बेसिकली कोई डिफॉल्ट वगैरह होने से वहां से, जैसे होता है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों दिया जाता है कि अगर किसी का कोई अमाउंट बाकी रह जाए या समथिंग कुछ, ठीक है, तो वहां से एडजस्ट करने के लिए। Additional incremental deposit of 10 lakh to clearing corporations for each additional trading member, in case the clearing member undertakes to clear and settle deals for other trading member। माने अगर कोई पर्टिकुलर क्लियरिंग मेंबर किसी और ट्रेडिंग मेंबर का भी काम करता है, तो हर ट्रेडिंग मेंबर के लिए 10 लाख जमा करना पड़ेगा। माने जितना और लोगों का और ब्रोकिंग का या फिर और सेटलमेंट प्रोसेस के लिए आप अंडरटेक करोगे, आपको पर ट्रेडिंग मेंबर का अलग से 10 लाख देना पड़ेगा। इसलिए बोला कि एडिशनल इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ऑफ 10 लाख टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस फॉर ईच एडिशनल ट्रेडिंग मेंबर, in case the clearing member undertake to clear and settle deals of other trading member। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुछ चीजें दिखाता हूँ कि सर एक्चुअली ये परफॉर्मेंस होता क्या है। अब ये एग्जांपल्स है, आपको ये स्टैटिस्टिकल एग्जांपल काफी हेल्प करेगा।
आप लोग मार्केट में कई बार सुनते होंगे सर ओपन पोजीशंस, सुने हो ना सर ओपन पोजीशंस के बारे में? ओपन इंटरेस्ट नहीं सर, ओपन पोजीशन। ऐसे ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन पोजीशंस ऑलमोस्ट कनेक्टेड लेवल में ही काम करता है, बट फिर भी थोड़ा अलग है। सुना है कि नहीं सुना? आप लोग मार्केट में ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, ओपन पोजीशंस। স্যার ওপেন শুনেছ? পজিশনস তো যেটা সেটেল হয়নি, মানে আমি এখনো ক্লোজ করিনি, হয়তো আমার মানে ট্রেড নেওয়া চলছে, সেইটা তো এখনো ক্লোজ হয়নি, সেটা তো ওপেন। पर ओपन इंटरेस्ट की এটা এখন আমি মানে তো মার্কেট একটা ওপেন ইন্টারেস্ট হলো মানে ভলিউম যেটা একদিনে জেনারেট হচ্ছে সেটা টোটালটাকে বলছে ওপেন ইন্টারেস্ট, মানে একদিনের না, আরো 5টা যেটা হচ্ছে টোটাল ওটাকে বলা হচ্ছে ওপেন ইন্টারেস্ট। আর ওপেন পজিশন বলতে মানে যেটা অ্যাক্টিভ আছে কোনো স্টক বা কোনো নিফটি, সেটাই মনে হয় হবে। ट्रेड नया হয়েছে কিন্তু এখনো ক্লোজ হয়নি। वेरी गुड, सही बात बोला। ट्रेड लिया है एक साइड से, बट अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। अब चलो मैं इसको सेटलमेंट को बताता हूँ। इससे बहुत सारा चीज पता लगता है सर। ये थ्योरेटिकल जो एरिया है ना, ये वाला एरिया काफी मतलब काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं ट्रेडर। तो ये पूरा क्लियरिंग मैकेनिज्म को देख के ना मार्केट का अगला मूव समझ में आ जाता है। अभी मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, आगे आगे जब हम लोग प्रैक्टिकल डील करेंगे ना तो आपको और बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा थ्योरेटिकल एरिया में अंदर चले आए ना, तो मैं ज्यादा प्रैक्टिकल में बात नहीं कर पा रहा हूँ। जब स्ट्रेटेजी में वापस जाऊंगा तो उसमें आप देखना वापस प्रैक्टिकल में काफी बातें करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल आप इतना देखो, द फर्स्ट स्टेप इन क्लियरिंग प्रोसेस इज calculating open positions and obligations of clearing members. The open positions of clearing member is arrived at by aggregating the open positions of all the trading members and all custodian participants. यानी बेसिकली वही जिसके पास कस्टडी है, पार्टिसिपेंट्स का चीफ मतलब शेयर वगैरह है, मतलब ट्रेडिंग का जो भी डेटा है, जो ट्रेडिंग मेंबर के पास ही अल्टीमेटली होके आता है, क्लियरिंग थ्रू हिम इन द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच दे हैव ट्रेडेड. The open positions of a trading member is arrived at by adding up his proprietary open positions and client's open positions, खुद का as well as client का, in the contract which they have traded. While entering orders on the trading system, the trading members identify order as either proprietary, that is pro के नाम से रहेगा, या फिर client, that is CLI के नाम पे रहेगा। proprietary माने खुद का, और मतलब खुद के नाम पे जो ट्रेड है और क्लाइंट के नाम पे जो। So proprietary positions are calculated on net basis, that is buy sell for each contract, and that of clients are arrived at by summing together. Summing माने add कर देना net positions of each individual client. A कौन है सर? A एक ट्रेडिंग मेंबर है, ध्यान से देखना सर। A जो है ये एक ट्रेडिंग मेंबर है। Open position is the sum of proprietary open positions and client open long and client open short positions. मैंने खुद का जो उसके नाम पे जितना सारा ट्रेडिंग लिया हुआ है सर बाई सेल का, उतना डेटा उनके पास है। किसके पास? ए के पास, एज वेल एज क्लाइंट का ओपन लॉन्ग एंड ओपन शॉर्ट। लॉन्ग माने बाई करके रखा है, सेल बाकी है। शॉर्ट माने सेल करके रखा है, बाई बाकी है। दैट्स इट। अब इसको अगर थोड़ा इलाबोरेट किया जाए, अगर इसको थोड़ा सा इलाबोरेट किया जाए या इलस्ट्रेट किया जाए तो क्या समझ में आता है? देखो, तो ए कौन है सर? एक ट्रेडिंग मेंबर है। अब इनके पास कंसिडर ए क्लियरिंग मेंबर ए, ठीक है, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एक ही बात है सर, ठीक है। विथ ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग थ्रू हिम PQR एंड XYZ। ए एक ट्रेडिंग मेंबर है, क्लियरिंग मेंबर ए विथ अ ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग थ्रू हिम PQR एंड XYZ, ठीक है। अब ये PQR एंड XYZ ये दोनों क्लियरिंग मेंबर, और ए जो है हमारा ट्रेडिंग मेंबर है। तो कंसिडर ए क्लियरिंग मेंबर ए विद अ ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग थ्रू हिम PQR एंड XYZ। अब XYZ के पास कुछ डेटा है, जैसे ट्रेडिंग मेंबर का क्या नाम दिया सर? PQR एंड XYZ, और ए जो है अपना दैट इज क्लियरिंग मेंबर। अब आप यहाँ पर देखो, शायद मैंने बोलते बोलते कई कबार इधर उधर नाम यूज कर लिया, बट आप यहाँ पर स्टैट डेटा को चेक कर लेना सर, ठीक है।
अच्छा, सिक्योरिटी में क्या है? सिक्योरिटी माने, सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब चीजों को ना सिक्योरिटी कहा जाता है। दैट इज दी वाई ये जो मार्केट है इसका दूसरा नाम सिक्योरिटी मार्केट है ना? तभी एनआईएसएम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जिसमें सिर्फ शेयर ही नहीं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सभी चीजें आ जाते हैं। ये कौन सा प्रोडक्ट है? निफ्टी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, निफ्टी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। अब रियल मार्केट में आपको कहाँ मिलता है ये सब चीजें? आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से ही आपको मिल जाता है ना? जैसे यहाँ पर निफ्टी अगस्त फ्यूचर है ना? ये फ्यूचर में है। आपको ऑप्शंस को भी पता है, सी रहेगा तो कॉल और पी रहेगा तो पुट। डिटेल्स नॉलेज आपको बाद में मिलेगा, जो लोग अभी भी बेसिक्स नहीं किए हो, डोंट वरी सर, सब किया करवाया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सिक्योरिटी में क्या है? प्रोडक्ट में निफ्टी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। पीक्यूआर एक ट्रेडिंग मेंबर है, एक्सवाइजेड एक ट्रेडिंग मेंबर है। अब प्रोप्राइटरी पोजीशंस देखो, खुद का और एक है क्लाइंट का। खुद का पोजीशंस में बाई क्वांटिटी है 5000, सेल क्वांटिटी है 3000, तो बाई 5 सेल 3, नेट क्वांटिटी क्या हो जाएगा? हेलो, बाई 5 है, सेल 3 है, नेट 2000, ठीक है ना? थैंक यू। एक्सवाइजेड ट्रेडिंग मेंबर का देखो, खुद का 1000 का बाई है, 2000 का सेल है, तो नेट क्वांटिटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव माने सेल क्या 1000? हाँ, नेगेटिव मैंने सेल 1000 में ज्यादा है। थैंक यू। अब क्लाइंट पोजीशन देखें। থাকবে তাই তো দাদা? हाँ, शॉर्ट सेल, हाँ, 1000 नेगेटिव दिखा रहे हैं मैंने, ये शॉर्ट सेलिंग है, ठीक है, ये शॉर्ट सेलिंग पोजीशन है। ये शॉर्ट सेल क्या है ये भी फ्यूचर की क्लास में काफी डिटेल्स में बताया गया है सर, मैं फिर बताऊंगा जिनका लाइव क्लास अभी तक नहीं हुआ है। शॉर्ट सेलिंग वो चीज होता है जब मार्केट, मतलब आपको लगे कि मार्केट गिरेगा, तब अगर आप मार्केट में आके आप सेल डायरेक्टली कर देते हो, और आप ये सोचते हो कि जब मार्केट और गिरेगा तो आप बाई कर लोगे। मैंने बेसिकली ज्यादा दाम में सेल करके कम दाम में बाई करना, मार्केट अलाउ करता है आपको। इवन इंट्राडे मार्केट भी अलाउ करता है। ये तो फ्यूचर ऑप्शंस है, तो यहाँ पर तो आपको अलग अलग टेक्निक मिल जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको अलग अलग टेक्निक मिल जाता है। फ्यूचर में फिर भी थोड़ा सिंपल टेक्निक है, ऑप्शंस में तो आपको और अलग टेक्निक मिलेगा। और इंट्राडे मार्केट में, स्पॉट मार्केट में भी आप कर सकते हो। डिटेल्स चर्चा वापस करेंगे जब फिर से होगा। तो यहाँ पर होगा यार 1000 नेगेटिव। अब क्लाइंट 1 का डेटा देखो, क्लाइंट 2 का डेटा देखो। अब इन्हीं के पास क्लाइंट भी है, ये खुद का था, प्रोप्राइटरी पोजीशंस था। अब क्लाइंट का देखो, क्लाइंट का बाई क्वांटिटी बता रहा है 3000, सेल क्वांटिटी बता रहा है 2000, तो नेट क्वांटिटी हो गया 1000। ये क्लाइंट 1 का है। सिमिलरली इधर 2000, इधर 1000, नेट क्वांटिटी हो गया 1000, ठीक है। सब शेयर का बात कर रहे हैं सर। क्लाइंट 2 का भी 3000, 1000, नेट 2000, 3000, 4000 सेल है, तो फिर 1000 नेगेटिव दिखा रहा है। अगर आप पूरा चीज को टोटल करो, सम अप करो, समिंग करो, ठीक है, सम अप माने सबको एक्ट एक कर दो। पीक्यूआर का भी अपना ट्रेडिंग मेंबर का कर लो और एक्सवाईजेड का भी अलग से करो, क्या हिसाब आता है देखो। पीक्यूआर का अगर आप देखेंगे तो इसका नेट मेंबर, अब पूरा नेट मेंबरशिप का दिख रहा है। पीक्यूआर का हिसाब आ रहा है सर, इधर नेट क्वांटिटी 2000 है, इधर नेट क्वांटिटी 1000 है, और इधर नेट क्वांटिटी 2000 है। तो 2 + 2 + 1 कितना हो जाता है? 5। और क्या कहीं पर भी आपको नेगेटिव साइन दिखा था पीक्यूआर का डेटा में? माने ये सब नेगेटिव लेस है सर, माने ये सब बाई पोजीशंस में, सब लॉन्ग बोलते हैं इसको, लॉन्ग 5000। लॉन्ग 5000 माने बाई पोजीशंस में, सब खरीद के रखा है, सब खरीद के रखा है, बायर है सब, सेलर नहीं है कोई यहाँ पर। तो पीक्यूआर के केस में जो डेटा मिल रहा है वो 5000 लॉन्ग है पोजीशन। एक्सवाईजेड के केस में 1000 का नेगेटिव, इधर 1000 का नेगेटिव, और इधर 1000 का पॉजिटिव। तो 2 बार नेगेटिव है, 1 बार पॉजिटिव है नेट क्वांटिटी। तो क्या बोलेंगे? जो पॉजिटिव है उसको बोलेंगे लॉन्ग 1000, और जो 2 बार नेगेटिव है इसको बोलेंगे शॉर्ट 2000। प्लीज टेल मी सर, यहां तक बात अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ सर।
लॉन्ग शॉर्ट का डिफरेंस गलत नहीं होना चाहिए सर, बेसिक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतना बेसिक आपको पता है या नहीं पता, तो आप ऑप्शंस का पहला 3-4 क्लास कर लो और फ्यूचर का भी पहला 2-3 क्लास कर लोगे ना, तो भी हो जाएगा, पता लग जाएगा। अच्छा, अब बात है सर, यहाँ पर PQR और XYZ दो ट्रेडिंग मेंबर थे, दोनों ट्रेडिंग मेंबर का हम लोग यहाँ पर नेट मेंबरशिप का देख लिए। अब ये पूरा खेल किससे बन रहा है सर? क्लियरिंग मेंबर ए का। अब क्लियरिंग मेंबर ए का ओपन पोजीशंस फॉर निफ्टी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का क्या हालत है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट का डेटा है, ऐसा हजारों लाखों कॉन्ट्रैक्ट का डेटा हो सकता है। तो मेंबर जो कि PQR है, जो कि XYZ है, अब इसमें और लंबा लाइन लग सकता है, बट यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2 इनफ है। PQR के पास लॉन्ग है 5000, शॉर्ट कुछ ही नहीं है। XYZ के पास लॉन्ग है 1000, शॉर्ट है 2000। तो टोटल फॉर ए हो गया 6000 और टोटल फॉर, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, टोटल फॉर ए लॉन्ग पोजीशंस हो गया 6000 और शॉर्ट पोजीशंस हो गया 2000। लॉन्ग हो गया 6000, शॉर्ट हो गया 2000। ओके ना सर? तो 6000 और यहाँ पर हो गया शॉर्ट में 2000। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ऐसा होगा सर, हियर इन द अबव एग्जांपल, PQR का जो लॉन्ग पोजीशंस है, माने जो बायर पोजीशंस रखा है, जिन लोगों ने बाई करके रखा, PQR long position is arrived by summing up net positions of his proprietary positions, that is 2000, and net positions of both his clients, that is 1 and 2, 1000 and कितना 1000 and 2000 respectively. So कुल मिला के उसका 5000 हुआ था. Similarly, we have calculated the long and short position of XYZ clearing member open positions is arrived by adding long positions and short positions of both the clients. So that is 6000 long and 2000 short open positions आया. और इतना कहा जा सकता है कि जो क्लियरिंग मेंबर ए है, इसके पास करेंटली 6000 ओपन पोजीशन है लॉन्ग का और 2000 ओपन पोजीशन है शॉर्ट का। शॉर्ट माने ये सेल हालत में है, मतलब इसका पहला बटन सेल दबाया गया है, बाई करना भी बाकी है, और 6000 जो है उसमें पहला बटन बाई दबाया गया है, सेल करना भी बाकी है। बोलो सर। স্যার যদি বলা হয় যে এর কাছে মোট টোটাল কতগুলো ওপেন পজিশন আছে তাহলে তো 8000 হবে। হ্যাঁ 8000, কিন্তু আমাকে স্পেসিফিক্যালি বলতে হবে কি লং এ কটা, শর্ট এ কটা। না স্যার এরকম মানে প্রশ্ন আসছে তো ওখানে, মানে কনফিউজ করে দেওয়ার মতো। हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली 6000 लॉन्ग में है, 2000 शॉर्ट में। जैसे यहाँ पर भी तुम देखो ना, जैसे इसके पास ये जो, हाँ बोलो। হ্যাঁ স্যার বলছি এটা 6-2 দেখাবে, কারণ যে 6000 লং করেছে সেটা আলাদা। আচ্ছা এটা 2000টা এটা পুরো আলাদা, মানে কোনো আলাদা দুটো আলাদা কন্ট্রাক্ট, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি একই দুটো শেয়ারের তো তাহলে ওখানে মাইনাস হয়ে 4 থাকতো। হ্যাঁ যদি এটা সেম হতো তাহলে ওটা 6 - 2 হয়ে যেত, 4 হতো, বাট এটা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা কন্ট্রাক্ট, সেই জন্য 6000 লং, 2000 শর্ট। ঠিক আছে, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার। अब सर आगे आता है सेटलमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, नाउ सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है सर, इसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट दिन मार्क टू मार्केट का हिसाब दिखा रहा था, है ना, कि कैसे मार्केट अपने आप को सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंदर डालता है। तो सेटलमेंट में जैसे अगर आप फ्यूचर में ही बात करूं मैं, सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव अ डिपॉजिट मार्जिन मनी, है ना, मैं लास्ट दिन बता रहा था आप लोगों को, व्हिच इज कॉल्ड एज इनिशियल मार्जिन, जो एक्सपोजर एंड स्पैन मिला के होता है, एक्सपोजर एंड स्पैन मार्जिन मिला के होता है। मार्जिन के ऊपर पूरा एक स्पेशल क्लास रखा गया था सर फ्यूचर में, मैं वापस जब लाइव स्टार्ट करूंगा ना बेसिक से करूंगा सर, कुछ ही दिन में हो जाएगा, और ईद को भी कराना है, नंदन को भी करना है, और भी 2-4 लोग हैं वो भी बोल रहे हैं, जिन लोगों को मिल रहा है। So future contract have two types of settlement. The MTM settlement which happens to on a continuous basis. The MTM settlement which happens on a continuous basis at the end of each day. And the final settlement which happens on the last trading day of the future contract. जो expiry day होता है, and you all know ऐसे कैसे होता है।
तो मार्क टू मार्केट सेटलमेंट जो है वो भी मैंने लास्ट दिन बताया था कि मार्क टू मार्केट क्या है। और मार्क टू मार्केट का तो आप लोग प्रैक्टिकली देख चुके हो, थ्योरेटिकली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लास्ट दिन मैंने आप लोगों को मार्क टू मार्केट का पूरा कैलकुलेशन दिखाया था कि किस तरह से एवरी डे का डेली मार्क टू मार्केट होता रहता है। ये फ्यूचर मार्केट का ही हिसाब दिखाया था मैं आपको, याद आ रहा है ना? याद आ रहा होगा। है दादा। अब इसी प्रोसेस को यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखा है। मार्क टू मार्केट इज ए प्रोसेस। देखो कोई भी चीज जब थ्योरेटिकली पढ़ते हो ऐसा लगता है कि कोई डेंजरस चीज है, पर वही चीज जब आप एक बार आप प्रैक्टिकली फील कर लेते हो ना, तो वही चीज आपको बहुत आसान फील होता है ना? तो मार्क टू मार्केट इज ए प्रोसेस। जैसे अगर कोई मैथ्स को सपोज आपको एक कैलकुलेशन करने बोला है, आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो जो कैलकुलेशन किया उसको लिख के बताओ कि कैसे कैलकुलेट किया। बिलीव मी, ये जो हाउ टू कैलकुलेशन प्रोसेस है वो आपको 10 गुना ज्यादा कठिन फील होगा कंपेयर टू जब आपने कैलकुलेशन सीख लिया, आपको काफी आसान लगेगा। ये मैंने तो ऑब्जर्व किया सर। इसलिए जो लोग मुझे याद है सर, जब भी मैं जैसे स्पेशली सीएमए केस में तो मैं ज्यादा बाइफरकेट नहीं करता, मैं एकदम जो डिटेल से वही पढ़ाता रहता हूँ। लेकिन ये बीकॉम वाले स्टूडेंट को ना, जब आजकल थोड़ा कम कराता हूँ, बट पहले याद है मुझे जब बीकॉम स्टूडेंट होता है ना, बीकॉम में कुछ लोग जनरल भी होते हैं, ठीक है? जनरल माने जो लोग बीकॉम मतलब ऑनर्स नहीं करते, तो इनको क्या है ना, इनको एग्जाम में थ्योरी ज्यादा पूछता है, क्वेश्चन कम पूछता है। तो इनका क्या होगा कि सर हमको ना थ्योरी पढ़ा दो, आप प्रैक्टिकल हम लोगों का नहीं आता है, फाइनेंस का बात कर रहा हूँ। तो मैं भी ना थोड़ा सा इनके साथ खेल खेल लेता था। मैं बोली ठीक है 2-4 मैथ्स करना। हाँ, फिर जबरदस्ती मैथ्स कराता था, कोई कोई गुस्सा हो जाता था कि हम लोग का मैथ्स आता नहीं है फिर भी सर मैथ्स करा रहा है। लेकिन मुझे पता है कि अगर तुम मैथ्स करोगे तो तुम थ्योरी भी लिख के आ पाओगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट को ही एप्लीकेशन किया है। बट अगर तुमको मैथ्स नहीं पता तो तुम कुछ भी थ्योरी अगर थोड़ा सा भी भूल जाओगे, नहीं लिख के आ पाओगे। तो जो थोड़ा बात समझ जाता था, चालाक था, नहीं पाता था वो बाद में घिसटता था। To market is a process by which margins are adjusted on the daily basis. Price changes in the market for underlying assets. Profit and loss are computed as the difference between the trade price and the day settlement price for contract executed during the day but not squared off. स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है मैंने पोजीशन क्लोज नहीं हुआ है, पर फिर भी हम लोग डेली प्रॉफिट को या डेली लॉस को काउंट करते रहते हैं। The previous day settlement price and the current day settlement price for brought forward contract, the buy price and sell price for contract executed during the day and squared off. The clearing member who suffers a loss is required to pay the MTM loss amount. The clearing member who suffers a loss, ठीक है? Clearing member loss suffer करता है is required to pay the MTM loss amount which is in turn passed on to the clearing member who has made MTM profit. सिंपल बात है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि जिसका भी अकाउंट मेंटेन होता है वो क्लियरिंग मेंबर के तौर पे किसी ना किसी ट्रेडिंग मेंबर के साथ कनेक्टेड है ना? तो अगर किसी बंदे का सपोज आप में से कोई क्लियरिंग मेंबर हो किसी ना किसी ट्रेडिंग मेंबर के साथ जुड़े हुए ब्रोकर के साथ, तो किसी का प्रॉफिट होगा तो किसी का लॉस होगा। अब क्लाइंट तो ऑनलाइन में वो लोग ढूंढ लेता है सर, आपको पता नहीं किसके साथ किसका एडजस्टमेंट चल रहा है, बस वो लोग डिलीवरी देखता है, मतलब ये देखता है, लॉट देखता है कि भाई कितना लॉट में कितना ऑर्डर एग्जीक्यूट है, कितना ऑर्डर ओपन है, उसके हिसाब से वो लोग एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, तभी तो आप लोग मार्केट में जब लाइव मार्केट में भी आप लोग डेप्थ ढूंढते हो ना, जैसे कभी भी किसी लाइव मार्केट में किसी चीज का अगर आपको डेप्थ चाहिए होता है, मार्केट डेप्थ, आप देखना कि वहां पर ना एकदम ऑन द स्पॉट आपको डेटा मिलेगा जहां पर किसी भी से फॉर एग्जांपल अदानी का, यहाँ पर अगर मैं मार्केट डेप्थ विजिट निकालता हूँ, आपको यहाँ पर एक डेटा अवेलेबल हो रहा है जिसमें ऑन द स्पॉट बीड एंड आस्क का खेला देखने को मिल रहा है कि अदानी एंटरप्राइज का जो शेयर है वो
किसके पास कितना लॉट है, कौन कितना बाई करना चाहता है, कौन कितना ऑफर करना चाहता है। तो जो बेस्ट मैचिंग होगा ना, वो सेटल करेगा मार्केट, और हिसाब उसी का हिसाब आपको यहाँ पर प्राइस में नजर आएगा, उसी का हिसाब प्राइस में नजर आएगा। ऐसा ही होता है सर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जिसका लॉस होगा वो प्रॉफिट वाले को देगा, और जिसका प्रॉफिट होगा वो लॉस वाले से ले लेगा। वही बता रहा है। The clearing members are responsible to collect and settle the daily MTM profit losses incurred by the members and their clients, clearing and settle through them. After completing day's settlement process, all the open positions are reset to the daily settlement price, and these positions become the open positions for the next. जिसको ऑलरेडी आपको मैं दिखा दिया था लास्ट में। एंड फिर आता है फाइनल सेटलमेंट। ये कब होता है? जब एक्सपायरी डे आता है। ऑन एक्सपायरेशन डे ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द क्लोज ऑफ ट्रेडिंग आवर्स, जब ट्रेडिंग आवर कंप्लीट हो जाते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मार्क्स ऑल पोजीशंस ऑफ ए क्लियरिंग मेंबर टू द फाइनल सेटलमेंट प्राइस। ऑल लॉन्ग पोजीशंस आर ऑटोमेटिकली असाइन्ड टू शॉर्ट पोजीशंस विद द सेम सीरीज ऑन ए रैंडम बेसिस। मतलब जो लॉन्ग था वो शॉर्ट में बदल जाएगा, जो शॉर्ट था वो लॉन्ग में बदल जाएगा, फॉर आइदर कैश सेटलमेंट और फॉर डिलीवरी सेटलमेंट, व्हिच एवर इज एप्लीकेबल। या तो कैश होगा या तो डिलीवरी होगा। नॉर्मली सर इंडेक्स का क्या होता है? सर इंडेक्स है तो बोलो, इंडेक्स का क्या करे और स्टॉक का क्या करे? आजकल नियम हो चुका है, एक अपडेट आया था लेटेस्ट सर में। इंडेक्स कैशे है या स्टॉक वाले फिजिकल है? अगर स्टॉक होगा तो डिलीवरी सेटलमेंट होगा, माने अगर जितना भी शेयर है उसका, जिसके पास जिसको लेना है उसको शेयर देना पड़ेगा, बदले में पैसा मिलेगा। अगर आप बायर हो तो आपको उतना शेयर मिलेगा, मतलब खरीदना है, ठीक है, तो उतना पेमेंट करना है और बदले में उतना शेयर मिलेगा। अब पूरा प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। दिखाऊंगा आगे आगे, डोंट वरी। ये जो फिजिकल सेटलमेंट प्रोसेस है ना, ये दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे एग्जैक्टली इसका होता है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और एक होता है कैश सेटलमेंट, जैसे कि इंडेक्स, ठीक है, वो कैश सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स तो किसी के पास होता नहीं है। तो इंडेक्स का क्या है कि उतना शेयर अवेलेबल करना भी पॉसिबल नहीं है, तो वो आपका कैश सेटलमेंट हो जाता है। तो ये सेटलमेंट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नेक्स्ट क्लास कल कोशिश करता हूँ। कोशिश मैंने कल नॉर्मली मैं क्लास रख दूंगा, लेकिन एक छोटा सा इशू है, जैसे कि फोन तो आ रहा है सर बार बार हॉस्पिटल से, मुझे शायद निकलना पड़ेगा, पता नहीं। कि एक्चुअली मैं बोल रहा था ना कि मेरा नानी का तबीयत अच्छा नहीं है, वो लड़ाई लड़ रहे अपनी जिंदगी से, पता नहीं सर क्या होगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो फिर क्लास में लूंगा कल, और अगर बाई चांस कुछ ऐसा उधर उधर हो तो फिर शायद मैं तब अपडेट करूंगा आप लोग, ठीक है, मैं तभी अपडेट करूंगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में मैं आप लोगों के साथ ये बाकी सेटलमेंट प्रोसेस, प्रीमियम सेटलमेंट के बारे में भी बातचीत करूंगा, ठीक है। प्रीमियम सेटलमेंट और बाकी सेटलमेंट रिलेटेड जो भी और भी पॉइंट्स है, कल बात करता हूँ। স্যার সেটেলমেন্টের জন্য তো আমাদের কাছ থেকে চার্জ করা হয়, সরকার থেকে চার্জ করা হয়, আমাদের থেকে। সরকার থেকে চার্জ করবে, হ্যাঁ, ক্লায়েন্টের থেকেই না চার্জ করে। হ্যাঁ মানে ট্রেডার্সদের কাছ থেকে তো নেওয়া হয়। হ্যাঁ, আমাদের পয়সাতেই আমাদেরকে মানে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে ঠাকুরকে পুজো করতে হয়। আর স্যার ইন্ডিয়াতে তো মানে ট্রেডিং করা এখন প্রচুর, যেন এটা ওটা চার্জের কোনো শেষ নেই, জিএসটি থেকে আরম্ভ করে বাদ কিছু রাখেন। সে কিছু করার নেই, আস্তে আস্তে হয়তো ইজি করতে পারে, যা আছে তা তো মেনে নিতে হবে, উপায় তো কিছু নেই। স্যার একটা দুটো লটে প্র্যাকটিস করতে গেলেও মানে শুধু ব্রোকারেজেই মানে সবকিছু নিয়ে কেটে নিচ্ছে, প্রায় 60 টাকা 70 টাকার মতো কেটে চলে যাচ্ছে। প্রফিট একটু করবো। একটু তো কিছু করার নেই, জানিস তো, যা সরকারের নিয়ম আছে সে দিয়ে তো চালাতেই হবে, কিছু করার নেই। আর যখন ওটাই সরকার প্রবলেম। সরকার যদি কিছু ইজিনেস নিয়ে আসে তখন দেখা যাবে। মনে হয় না চট করে কিছু করবে, দেখা যাক কি করে। এক্ষুনি তো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তবে মার্কেটে টাকা প্রচুর আছে, যাদের কাছে আছে মার্কেট চলবে। তবে এই ধরনের যে ছোট স্যার এত প্রথমে কিছু ট্যাক্স দিতে হবে আবার। কি দিতে হবে?
না এই যে এত চার্জ ব্রোকারেজ কেটে যে 2 টাকা ইনকাম করবো, তারপরেও তো আবার সেই ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করে তখন আবার ওখানে ট্যাক্স ফাইল করতে হবে। হ্যাঁ, তো তুই রিটার্ন যখন কামাবি তখন তার কম কামাবি না, তখন তো ভালোই কামাবি। 100 টাকা তা যদি আমার কামায়। আমার একটা ফ্রেন্ড করেছিল, ওর 42% ট্যাক্স ফেলেছে, মানে তারপরে এদিক ওদিক লোন ফোন ছিল সব সেটেলমেন্ট করে অনেক কম ট্যাক্স দিয়েছে। সে তো হবে, কিছু করার নেই। তাতেও তোর কাছে অনেক থাকবে, মানে যদি প্রপারলি কেউ কামায় তাহলে তাও থাকবে, এরকম নয় কি থাকবে না, অনেক থাকে। কিন্তু সরকারও ছাড়বে না এই ধরনের রোজগারে, এগুলোকে এরা নর্মালি গভর্নমেন্ট স্পেকুলেশন ইনকামের দিকে ফেলে দেয়, বুঝিস তো। তো সেই জন্যই গভর্নমেন্ট এতটা চার্জ করে। ঠিক আছে, আজকে এতটাই রাখলাম, হ্যাঁ। নেক্সট নেক্সট ক্লাসে স্যার ডিসকাশন সোমবারে চলছে। ডেট হ্যাঁ বল। সোমবারে ডেট নিয়েছি স্যার। সোমবারে ডেট দিয়েছিস? আচ্ছা ঠিক আছে, দে দে দে, হয়ে যাবে। ঠিক আছে। স্যার আগস্টের আমাদের একটা কথা ভাবছি, আগস্টের 19 তারিখ। হ্যাঁ না দে না, স্বাধীনতা করেই তো। স্বাধীনতার পরেই করেই দিবি? আচ্ছা ঠিক আছে, তাই দে, স্বাধীনতা করেই দে, স্বাধীনতার পরেই কর। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ঠিক ঠিক আছে। আছে স্যার। আচ্ছা রাখে, রাখ। রাখলাম দাদা। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার বলছি লাস্ট ক্লাসের ব্যাকআপ ক্লাসটা একটু দিয়ে দেবেন। এটা ক্লাসের পাইনি। ব্যাকআপটা কি আপলোড হয়নি না? না না। আচ্ছা ঠিক আছে, দিয়ে দেবো। আচ্ছা, বাই স্যার। আচ্ছা বাই। স্যার স্যার বলছি আমাদের মানে ওই বেসিকের ক্লাসটা কবে হবে স্যার? মানে আমাদের ঠিক ক্লিয়ারিং সেটেলমেন্ট এগুলো মানে সেরকম তো হয়নি, একটু মানে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছি, আমি একটু যাবে, আমি স্টার্ট করে দেবো খুব তাড়াতাড়ি। এদের এই সামনে পরীক্ষা আছে বলে এই প্রসেস গুলো একটু বলে দিচ্ছি। তোদের এখন আচ্ছা একবার এটা আচ্ছা হয়ে থাকলো, তোদের এখন এটা হয়ে আচ্ছা থাকলো, আচ্ছা পরে আবার হুম, তোদেরকে করাবো। ঠিক আছে, ঠিক চিন্তা আছে ঠিক করিস না, আছে ঠিক ঠিক আছে, আছে স্যার, চিন্তার রাখছি। কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ ওকে, না না না, ঠিক আছে। হুম। ঠিক আছে। স্যার বলছি ম্যামের ক্লাস হবে?